ओके हेलो गुड। एवरीवन। सर। यस हाँ सर, सर, कंटिन्यू सर। सर आप करिए सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आज आरपीएससी का डिटेल सिलेबस आपको रेस्पेक्टेड प्रफुल्ला सर आपको समझाएंगे। अ, ये सर यूपीएससी जीएसआई में ऑल इंडिया रैंक 1 है 2017 बैच के, आईआईटी बॉम्बे से। तो इन सर को सिलेबस भेजा है, ये आपको बहुत शानदार तरीके से आपको बताएंगे। ओके सर। यस सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रफुल्ल है। मैं जीएसआई में जियोलॉजिस्ट हूँ। एंड आज हम यहाँ जमा हुए हैं आरपीएससी का जो एक नया रिक्रूटमेंट आया है। ओके, माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ जियोलॉजिस्ट। ओके, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको अपने ही स्टेट में एक बहुत ही अच्छा जॉब का ऑप्शन यहाँ पे मिला हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है। एंड बहुत लकी है राजस्थान के लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम बाकी स्टेट्स में बहुत ही रेयरली ही होती है। बट आरपीएससी के थ्रू बहुत रेगुलरली हो रही है एंड बहुत अच्छे शेड्यूल में हो रही है। ठीक है, इसमें बहुत टाइम शेड्यूल को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, जिस वजह से ये एक बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आज के क्लास में हम समझने वाले हैं कि इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है स्पेसिफिकली। ओके, हम आज इसके सिलेबस पे थोड़ा फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ओके, एंड हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं। ओके, इस सिलेबस को हम कैसे क्या करके कवर करेंगे। ओके, सो हम लोग इसको स्मॉल कर देते हैं। ओके, सो ये जो एग्जाम होने वाला है ये ऑब्वियसली आरपीएससी का है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, जियोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसके सिलेबस वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। क्लास के बाद में जितेश सर आपको डार्सी के बारे में और भी बहुत कुछ कुछ बताएंगे। ओके, पहले समझ लेते हैं कि ये जॉब का फॉर्मेट क्या होगा। ओके, एक जियोलॉजिस्ट एक जब स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता है तो वो क्या काम करता है, राइट? कोई बता सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जियोलॉजिस्ट और जीएसआई माने सेंट्रल गवर्नमेंट का जियोलॉजिस्ट, इन दोनों के वर्क में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है? एनीवन? हेमराज साहू। यस यस, बताएं। स्टेट गवर्नमेंट का जियोलॉजिस्ट सिर्फ स्टेट में ही रह के वहाँ का जियोलॉजिकल एरिया स्टडीज करके और मिनरल एक्सप्लोरेशन ये सब करके डाटा सबमिट करता है। बट एक जीएसआई का ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग होके वो कर। ओके, ये तो मतलब एक लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस रहेगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस रहेगा। ओके, ये समझना क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें आप किस चीज के लिए compete कर रहे हैं। ओके, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का एक प्राइम मिनरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। तो जिसका बेसिकली मेजर मिनरल्स को आइडेंटिफाई करता है। ओके, मेजर मिनरल्स को आइडेंटिफाई करता है, उसका रिसोर्स एस्टिमेट करता है, अल्टीमेटली रिपोर्ट सबमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, रिपोर्ट देता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ से काम चालू होता है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जब कोई प्रोजेक्ट आता है, स्टेट जियोलॉजिस्ट के पास में जब कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वहां पर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिनरल ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि है। ओके, ये तो प्रूव है कि मिनरल है। अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या काम करेगी? वो अब यहाँ पर मिनरल का रिसोर्स एस्टिमेट करेगी, उसका ऑक्शन करेगी एंड उसका रेगुलर मेंटेनेंस पे ध्यान देगी। ओके, तो स्टेट के जियोलॉजिस्ट का सेंटर के जियोलॉजिस्ट का काम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ओके, बट ऑब्वियसली जियोलॉजी दोनों के लिए ही सेम है, राइट? जियोलॉजी तो दोनों के लिए ही सेम है। तो जैसे आपको पता है कि बहुत अच्छा एक बड़ा टाइप का रिक्रूटमेंट है, ये 32 सीट्स है। ओके, हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे आज सिलेबस पार्ट को, कि सिलेबस का यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो एग्जामिनेशन जो होने वाला है, ओके, मैं एंड में आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा। ओके, एग्जाम जो होने वाला है वो दो फॉर्मेट में है। ओके, सिलेबस के दो पार्ट किए हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ओके,
तो पार्ट ए जो है दैट इज बेसिकली अबाउट द जनरल नॉलेज अबाउट राजस्थान, ओके, जनरल नॉलेज अबाउट राजस्थान। एंड पार्ट बी जो रहेगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो हमारे केस में जियोलॉजी, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों पार्ट्स में अच्छा स्कोर लाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर किसी एक में भी कम हुआ तो क्यूमुलेटिव टोटल जोड़ के कम हो जाएगा, जिससे सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं, राइट। इसीलिए आपको पार्ट ए पे भी बहुत फोकस करना है, पार्ट बी पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली पार्ट बी का वेटेज बहुत ज्यादा है पार्ट ए के मुकाबले, ठीक है। एक ऑलमोस्ट आप जब देखेंगे तो 400% ज्यादा पार्ट तो पार्ट बी से आता है, एंड पार्ट ए से थोड़ा कम ही पार्ट है, ओके। सो एक बार मैं आपको जो आरपीएससी का सिलेबस आया है उसके बेसिस पे बता दूं, ओके। तो ये रहा मेरा पार्ट ए, ओके, यहाँ पर है मेरा पार्ट ए, ठीक है, जिसपे 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ओके। 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं। पार्ट ए जो है उसको हमने 3 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहीं पे भी डाउट आएगा प्लीज बोलिए, ठीक है। हमने पार्ट ए को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है, यूनिट 1, 2 एंड 3। 1 में है हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ओके, जो कि राजस्थान के लोगों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा, बट ऑलमोस्ट इंडिया के हर किसी को राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में कम ज्यादा मात्रा में ही सही लेकिन आइडिया होता ही है, क्योंकि राजस्थान ऑब्वियसली जैसे हमें पता है कि इसकी हिस्ट्री बहुत ही गरिमामयी रही है, राइट। कल्चर बहुत रिच है, हेरिटेज बहुत ही रिच है, राइट। तो जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे सिलेबस का। सिलेबस 2 जो है वो बेसिकली जियोग्राफिक एस्पेक्ट पे डील करता है, ओके, जिसमें जियोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान इस पे है, ओके। यहाँ पर आपका राजस्थान का जियोग्राफी कैसा है, क्या क्या राजस्थान में पाया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एक्सेट्रा में, कैसी एनर्जी सोर्सेस है एक्सेट्रा, इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। एंड यूनिट 3 जो रहेगा, ओके, यूनिट 3 जो रहेगा दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी राजस्थान में क्या हो रहा है, ओके, करंट इवेंट्स एंड इश्यूज इन राजस्थान एंड इंडिया, ओके। यहाँ पर आपको इंडिया के बारे में भी जनरल अवेयरनेस का ध्यान देना है, एंड ऑब्वियसली राजस्थान के बारे में तो बहुत ही ज्यादा देना है, ओके। सो इसी पार्ट को मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेटिवली डिस्कस करने के लिए इसको पीपीटी में डाल के भी बनाया है, ओके। सो इसको यूनिट बाय यूनिट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा यूनिट है हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ओके। इसको भी आप देखेंगे तो इसको सिलेबस को बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, ओके। पहला जो पॉइंट है वो बेसिकली राजस्थान की हिस्ट्री पर है। सेकंड जो है वो विजुअल आर्ट्स माने पेंटिंग एंड जो चीजें आप देख सकते हैं जैसे किले हो गए, मंदिर हो गए, उस पे। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ओके। फिर एक आता है राजस्थान का माइथोलॉजिकल इतिहास जो है उसके ऊपर, धार्मिक इतिहास से संबंधित। लास्ट आता है राजस्थान और उसकी अलग अलग भाषाएं, ओके, राजस्थान और उसकी अलग अलग भाषा। तो इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है उसमें पहला टॉपिक है राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें सर महाराणा प्रताप आ गए। जी एकदम राजस्थान की यस बात सर। हो तो महाराणा प्रताप यस सर। ही आएंगे, ये हो ही नहीं सकता है ना। यस तो सर, बहुत शानदार पीपीटी सर। थैंक यू सर। सबसे यस पहला सर, हमारा कंटिन्यू टॉपिक सर। प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ से ये शब्द आया राजस्थान, ओके। राजस्थान पहले क्या हुआ करता था, सबसे पहले यहाँ कौन आया, ओके, कौन सी डायनेस्टीज आई, ये सब, ओके। अब राजस्थान की बात होगी और राजपूतों का नाम नहीं आएगा, ये भी हो नहीं सकता, तो एक टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक, एज ऑफ राजस्थान, एज ऑफ राजपूत, ओके। राजपूतों की जो अलग अलग डायनेस्टीज रही है, ओके, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अलग अलग जो प्रोमिनेंट महाराजा रहे हैं, ओके, उनकी मेजर अचीवमेंट्स क्या थी, ओके। उन्होंने अपना राज्य कहाँ तक प्रस्थापित किया, कैसे उस उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, किस किस को हराया, किस किस को, जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में जो महान योद्धा रहे उन्होंने कई आक्रमणकारियों को खदेड़ा है, राइट। सो उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया होनी चाहिए, ओके। उसके बाद में ये तो हमारा हो गया हिस्ट्री, ओके। फिर आता है रिसेंट हिस्ट्री के बारे में, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का उगम, ओके। राजस्थान का जो नया नया इतिहास है, ओके, उसके बारे में हमें समझना है, ओके, कि 19वीं सदी में, ओके, 19वीं सदी में राजस्थान में क्या क्या हुआ, ओके, कौन से सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसके वजह से राजस्थान उभर के आया, ओके।
पीजेंट एंड ट्राइबल ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, इसके बारे में एक बहुत अच्छा स्टडी करना पड़ेगा। एंड लास्टली पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ 20th सेंचुरी एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ओके, राजस्थान का एकत्रीकरण है ना, कैसे राजस्थान राज्य की स्थापना हुई, किस आधार पर हुई। ओके, क्या क्या उसके लिए राजनीतिक लड़ाई संघर्ष हुआ, किस किस ने संघर्ष लड़ा, ये सारा पार्ट। तो ये पूरा है हमारे राजस्थान का इतिहास। ओके, जिसमें हम राजपूतों से लेकर के बीजेपी कांग्रेस तक, ठीक है, मतलब आज की बात तक आएंगे। ठीक है, ये पूरा हमें अच्छे से पढ़ना होगा। यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट है वो आता है विजुअल आर्ट्स पर। ओके, माने दिखने वाली कलाएं। ओके, जिसमें आता है वास्तुकला, ओके, और पेंटिंग्स। ओके, वास्तुकला और चित्रकला। तो सबसे पहला है विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर ऑफ फोर्ट्स एंड टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। कोई बता सकता है ये कौन सा किला है राजस्थान से जो लोग हैं उनमें कोई? हाँ, मेरे फोर्ट। आमेर फोर्ट। सब लोग को सही लगता है, कोई किसी को गलत लग रहा है? बताओ विश्वास, युवराज। राइट, सो दिस इज योर आमेर फोर्ट। ओके, अमर फोर्ट। ओके, तो इसके बारे में मतलब राजस्थान में तो ऐसे छोटे मोटे अगर जोड़ के बोलेंगे तो 1000 से ऊपर किले हैं, राइट, रजवाड़े हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनका आर्किटेक्चर कैसा है, इस आर्किटेक्चर की स्टाइल को, इस शैली को क्या कहते हैं, ओके, वो आपको पढ़ना होगा। उसका उगम कैसे हुआ, उसमें किस किस दूसरी वास्तुकलाओं का प्रभाव रहा है। जैसे आपको देखेंगे कि राजस्थान की जो वास्तुकला है उसमें जो आखिरी आखिरी में आने लगा, राजपूतों के आखिरी इतिहास में जो आ रहा था, उसमें मुगल वास्तुकला का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। कहीं जगह ब्रिटिश आर्किटेक्चर का दिखेगा, कहीं जगह टेम्पल आर्किटेक्चर का दिखेगा। इन सब चीजों को हमको देखना है। देन आते हैं हमारे राजस्थान के टेम्पल्स। ओके, कोई ये टेम्पल आइडेंटिफाई कर सकता है? बहुत आइकॉनिक है, राजस्थान का ऑब्वियस। यहाँ पे यहाँ पे कौन गया गया हुआ है? गौरव, आप गए थे क्या इसमें, इस टेम्पल में? मैं गया था सर। आपको फोटो खींचना भी अलाउ नहीं है सर यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो मैं फोटो गया अलाउ मैं नहीं। गया दिलवाड़ा जैन टेम्पल। बिल्कुल बिल्कुल, आप फोटो भी खींचना अलाउ नहीं है सर यहाँ पे, माउंट दिस आबू के पास। इज माउंट आबू। जैन टेम्पल्स, जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यस सर। राइट। तो यस राजस्थान सर। में यस ऐसे सर। बहुत सारे और भी मंदिर है, तो आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करना पड़ेगा कि कौन से धर्म के मंदिर, ओके, उनकी शैली क्या है, ओके, किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था, उसकी रक्षा किस किस ने की थी, उस पर किसने आक्रमण किया, ये सारा पार्ट आपको पता करना पड़ेगा। फिर आता है स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। ओके, कोई इस पेंटिंग को आइडेंटिफाई कर सकता है, इस बड़ी पेंटिंग को, इसको? बड़ी। जी, कौन बोल रहे? राहुल। कोई बता सकता है? सर शादी जैसा कुछ लग रहा है। नहीं नहीं, इस टिपिकल पेंटिंग का ही कुछ नाम है। सर बड़ी ठंडी। नहीं नहीं, बनी ठनी ऐसी नहीं होती, बनी ठनी ऐसी नहीं है। वही तो है ये। ये है आपके देवनारायण की फड़, राइट। देवनारायण जी गुजर गुजर समाज मानते हैं सर, देवनारायण जी महाराज वो फड़। हाँ, राइट। हाँ तो सर, हाँ सर। ये अच्छा, पेंटिंग लेफ्ट वाली तरह सही है, मैं राइट वाली को बोल रहा था। ओ हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ। ये वाली ओके। तो हम्म। ये है हमारे देवनारायण की फड़, राइट। सो ऐसे हमारे पास राजस्थान में और भी कई सारी ऐसे पेंटिंग्स है। ओके, पेंटिंग की शैलियाँ है। जैसे मुगल टाइप पे एक माइक्रो पेंटिंग्स आती थी, है ना, बहुत मतलब जूम करके देखेंगे तो भी एकदम डिटेल्ड में रहेगा, राइट। तो ये सारी पेंटिंग की जो शैलियाँ है, कुछ कुछ जो रिमार्केबल, कुछ कुछ जो उल्लेखनीय जो पेंटिंग्स रही है, कि उनका इतिहास के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा। ओके, सो ये हुआ हमारा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है मेरा यूनिट 1 में, वो है हमारे राजस्थान की परफॉर्मिंग आर्ट्स पर। ओके, ऐसी कला जो पेश की जाती है, ओके, जिसमें संगीत नृत्य हो गया। ओके, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में
हमारा फोक म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान, है ना। राजस्थान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई 2 इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए। बताओ, बपंग वगैरह, अलगोजा, बोलो। अरे आपने पढ़ा है ना राजस्थान जी के, एक तार। अरे इतने सारे आप कैसे, बहुत ज्यादा है ये तो, आपको बताना पड़ेगा। राजस्थान का संगीत बहुत फेमस है ना। यस सर, यस मांगलिया सर। और कितने सारे लांगा मांगानियार, है ना। कई सारे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल संगीत सर। से रिलेटेड ट्राइब है ये। बहुत कम ही ऐसी ट्राइब्स है जो अपने संगीत की वजह से फेमस हुई है, बहुत सारी है बट राजस्थान की बहुत ज्यादा उसमें से फोकस्ड है ना। बहुत इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हुआ लांगा म्यूजिक, मांगानियार, है ना, कालबेलिया मांग म्यूजिक। लिया, हाँ सर। तो यस सर, यस सर। तो हमारे राजस्थान में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे यस सर, अलग अलग यस सर। इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक सेकंड, ठीक है, अच्छा इसको भेजना होगा। ओके, तो राजस्थान में जो इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट है, ओके, बहुत सारे। जैसे अगर आप परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे तो ढोल, ढोलक, खताल, ओके, कई सारी ऐसी चीजें हैं। ओके, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है सारंगी, रावण हत्था, कमैचा, मोरचंग, इकतारा, है ना, जिसमें से ऑब्वियसली रावण हत्था सबसे ज्यादा फेमस है, राइट। विंड इंस्ट्रूमेंट पुंगी, सतारा, अलगोजा, मुरला, नाद, इवन यहाँ तक कि शहनाई, ओके। ऑटोफोनिक में घंटी हो गए, घुंघरू, मंजीरा, खरताल, झालर, राइट, मोइसांग, नगाड़ा, एटसेट्रा, इतना यस सारा सर, कुछ यस सर, हमारे यस सर। यहाँ फेमस, राइट। तो ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बहुत ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है डिटेल में, लेकिन एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फोक डांसेस एंड फोक ड्रामा। ओके, अब फोक डांस की जैसे ही बात आती है ना, तो राजस्थान में तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन राजस्थान के बाहर में भी अगर आप देखेंगे तो जब बचपन में स्कूलों में प्रोग्राम होते थे, गैदरिंग वगैरह, तो आयो रे आयो रे आयो रे मारो ढोलना होता ही था एक जमाने में, है ना। बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल सर। ये टिपिकल सर आइकॉनिक कालबेलिया डांस है। कालबेलिया डांस है ये। जैसे आप देख रहे हैं कलबेलिया, है ना, जो स्नेक चार्मर ट्राइब है ना, सपेरो वाली एक ट्राइब है, राइट। उनके यहाँ का फेमस डांस है जिसमें खरताल, नगाड़ा, ढोलक, राइट, इसके साथ में टिपिकल म्यूजिक रहता था, बीन बजती थी, एंड लड़कियां जो होती थी वो जनरली काले कलर के ड्रेसेस पहन के नागिन जैसे मूवमेंट से डांस होता था, कालबेलिया डांस हो गया। इसके अलावा अगर हम राजस्थान के डांसेस की बात करें तो एक एलीट क्लास के लिए जो आता है, जैसे कालबेलिया तो एक ट्राइबल डांस था, वैसे ही एलीट क्लास के लिए एक स्पेसिफिक डांस था घूमर। जैसा आपने देखा होगा कि जो हाँ सर, एलीट हाँ क्लास सर। वाड़े में वगैरह रहेंगे ना, उन लोग का एक अलग डांस होता था घूमर, जिसमें ऑब्वियसली स्पिनिंग, गोल घूमने वाला एक टिपिकल इसमें मूवमेंट होता था। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। फिर फोक ड्रामा, इस पर्टिकुलर को आप क्या कहते हैं, कोई बता सकता है राजस्थान के लोगों में से? ये जो टिपिकल डांस ड्रामा है इसको हम क्या कहते हैं राजस्थान में? नहीं, इसको कहते हैं कच्ची घोड़ी। ओके, कच्ची घोड़ी। तो ऐसे ही, और कच्ची घोड़ी कहाँ की है? अब सुनो, वैसे बिमला तो यही कुचामन के आसपास ही है, कच्ची घोड़ी। है ना। यस सर, कंटिन्यू। तो ऐसे बहुत वहाँ का सारे जो, फेमस है सर। हाँ, ऐसे जो छोटे मोटे जो फोक आर्ट्स है उनके बारे में आपको पता करना पड़ेगा, उनके इतिहास के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे राजस्थान के अलग अलग जो धार्मिक अ, अम, क्या कह सकते हैं, पंथ समुदाय है, संप्रदाय है, सर, जो हाँ रहे हैं सर, ये उनके बारे सर, ये मेरा मेरा भाई है सर। मैं तो यही कहूँ, ये जहाँ जहाँ के ये है ना मेरा भाई, मैं यही कहूँ सर। में, राइट। सो मेहता राजस्थान के मेहता। संतों की बात हो और संत मीराबाई का नाम ना हो तो नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे पहले आपको मीराबाई और भी जो कई सारे राजस्थान में संत रहे हैं, ओके, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो अलग अलग कल्ट है, ओके, संप्रदाय है, जैसे वैष्णव, जसनाथी, बिश्नोई, दादू, राम स्नेही, नाथ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क, रामानुज, वल्लभ, शैव, कबीरपंथी, शाक्त, लालदासी, परनामी संप्रदाय, ऐसे सारे संप्रदायों के बारे में, उनका उगम कहाँ हुआ, कहाँ ये सबसे ज्यादा है, क्या अभी अभी उन ये संप्रदाय कहाँ सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, क्या उनकी विशेषताएं रही है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर राजस्थान में एक फोक डेटीज जो जिसको हम कहते हैं लोक मान्यताओं के अनुसार जो ईश्वर के अवतार होते हैं, राइट, उनके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। बाबू जी, गोगा जी, करणी माता, है ना। फिर हमने क्या कहते हैं, पंचपीर, रामदेव जी वगैरह। रामदेव देव जी। सर जी ये आगे ऐसे पांचों, स्टार्टिंग सर पांचों फिर आगे पांचों, सर रामदेव जी, तेजा जी, गुप्ता जी, सारे आगे सर ये तो। एकदम, है ना। हड़बू जी पाबू जी। ओ हो, पूरा कर दिया पांचों को। तो इन तो सब ये की कौन बोला हिस्ट्री गड़बू जी बाबू जी? पढ़ना पड़ेगा। सर प्रियांशा। अच्छा, प्रियंका जोधपुर से हो ना आप तो? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है तो सर। हमें राजस्थान के जो फोक डीटीज है ना, फोक डीटी मतलब लोक मान्यताओं में जो माने जाते हैं, है ना। जैसे मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, आप मुझसे पूछेंगे कि गोगा जी, तो मैं इन्हें नहीं जानता, ये राजस्थान के हैं। वैसे अगर मैं आपको कहूँ हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही कई सारे ऐसे फोक डीटीज हैं, है ना, तो वो राजस्थान के लोगों को नहीं पता रहेगा। तो ये जो है ये राजस्थान की नब्ज है ना। अपनी अपनी फोक डिटीज जो होती है, ये राजस्थान की हो जिस किसी राज्य की, उनकी नब्ज होती है, उसी के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको इन सब के बारे में ऑब्वियसली बहुत ऐसे डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन सबके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है वेरियस डायलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। राजस्थान की भाषाएं कौन सी है, कौन सी भाषाएं बोली जाती है, जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, है ना। राजस्थान में नॉर्थ में देखेंगे तो बागड़ी होती है, अहीरवाटी, शेखावाटी, बीकानेरी, मरू बोली, थड़ी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, है ना। अपना अगर आप मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जाता है तो सरही, नीमारी, मीना बोली, हाड़ौती, है ना, भिल्ली, जो ट्राइबल लैंग्वेज से निकली हुई है थोड़ी। सो यस सर, अलग यस अलग सर। भाषाएं हैं हमारे राजस्थान में, ना। उसके बारे में आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ओके, उस भाषाओं का उगम कैसे हुआ, उन भाषाओं पे किसका परिणाम प्रभाव ज्यादा है ना, ये आपको आना चाहिए। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि भिल्ली, तो इसमें भिल ट्राइब जो है उसकी ट्राइबल लैंग्वेज का थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्वमेंट है ना। नीमाड़ी, इसमें निमार जो मध्य प्रदेश का निमार रीजन है, वहाँ पे हिंदी का थोड़ा सा उसमें ज्यादा इंक्लूजन है ना। तो कुछ कुछ कहावतें कुछ कुछ स्पेसिफिक भाषाओं में, ऑब्वियसली मेवाड़ी, मारवाड़ी सबसे ज्यादा जगहों पर बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है ना। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें उसके बारे में पता करनी पड़ेगी। किस क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है, किस क्षेत्र में जैसलमेरी होती है, कहाँ अजमेरी है, कहाँ नगौरी है, कहाँ हड़ौती है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। कौन से मुख्य ऐसे किताबें हो, कुछ मुख्य ऐसे काव्य संग्रह हो जो राजस्थानी भाषाओं में से प्रकाशित हुए, कौन से ऐसे अलग अलग लेखक या कवि कवयित्री रही है राजस्थान से जो राजस्थान की भाषाओं में, हिंदी छोड़ के ऑब्वियसली, में लिखा हो, जिसके लिए कुछ कुछ हो, ऐसे लोग जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो। ऐसी चीजों को आपको इस पार्ट में अच्छे से पढ़ना है, जिसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए स्पेसिफिक आपका क्लास लिया जाएगा। ओके, यूनिट 2 जो हमारा आता है, ओके, पार्ट 1 का, इसमें हम आता है राजस्थान की जियोग्राफी पर। ओके, इसमें पहला पार्ट है जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जियोग्राफी हमको सबसे पहले तो समझने की कहाँ कैसे है। तो आपको पता है कि हमारे राजस्थान में सब चीज है ना। एक नदी भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी, समुद्र तो खैर छूने के लिए। ओके, थार का थोड़ा सा पार्ट, थार है हमारे पास, थोड़ा सा रण का पार्ट है। ओके, थोड़ी जगह जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खेती भी हो सकती है ना। जो हमारे यहाँ मेवाती रीजन है वहाँ अच्छा खेती होता है, नीमार तरफ होता है ना। फिर हमारे पास में मरुभूमि भी है, हमारे पास पर्वत भी है। तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास एक हिल स्टेशन भी है। राजस्थान के हिल स्टेशन जानता है कोई? माउंट आबू। आबू। माउंट आबू, माउंट राइट। आबू। एक ही हिल स्टेशन है ना। तो ये सब के बारे में आपको पता करना है। कौन सी मुख्य नदियां है, कौन से मुख्य तालाब है, क्लाइमेट और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स कैसे कैसे है, कौन सी सॉइल की टाइप्स है, कहाँ कौन सी सॉइल है, अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारा पार्ट आपके यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट में कवर होगा।
इसी का सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ओके, कि राजस्थान में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, कैसे कैसे पावर रिसोर्सेस है एनर्जी के, रिन्यूएबल सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल। इंडस्ट्रीज के बारे में आपको देखना है कि राजस्थान में इंडस्ट्रीज कैसी कैसी है, शुगर, पेपर, टेक्सटाइल और वेजिटेबल ऑयल की। ओके, जो मेंशन किया है। बाकी भी मैं रिकमेंड करूंगा कि पढ़ के रखिए। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कंडीशन है राजस्थान में, एग्रो फूड पार्क क्या है, इसी में सोशियो इकोनॉमिक है तो इसमें थोड़ा सा एजुकेशन वगैरह कहाँ कैसा है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। लास्टली आता है राजस्थान एंड भारत के करंट अफेयर्स। ओके, जिसमें राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट लोग जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जगह, करंट इवेंट्स राज्य में जो चल रहे हैं, ओके, और देश में ऑब्वियसली नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, जैसे अभी ओलंपिक्स हो गया, ओके, G20 हो गया, इस पे भी आपको ध्यान देना है। इंटरनेशनली रशिया यूक्रेन वॉर, ओके, बांग्लादेश का तख्ता पलट, ये सब इंटरनेशनल यस इवेंट्स। सर, यस सर, यस सर। सर ये राजस्थान जी के सर इनको करवाया जाएगा। हाँ एकदम, वो राजस्थान जी के, यस सर, इसको शानदार तरीके से करवाया जाएगा क्लास में। यस सर। राजस्थान के तो राजनीतिक इतिहास रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर राजस्थान सरकार की जो अलग अलग स्कीम रही है, ठीक है, जैसे मैंने तो कुछ का एग्जांपल यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। ओके, जी इनके बारे में सर, पढ़ना पड़ेगा। सर इनको इनको पीपीटी मिल जाएगी है ना सर, ये तो पूरी इनको सेंड कर देंगे। हाँ हाँ, तो ये यस सर। सारी स्कीम्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के रहना है। ठीक है, तो ये था हमारा यस पार्ट। सर। ओके, ये था मेरा पार्ट 1। ओके, PDF में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए देखने में कितना सा दिखता है, इतना सा। ठीक है, सिलेबस जो होता है वो होता है डिसीविंग, दिखता कुछ है होता कुछ है। तो ये पार्ट 1 हमारा जो दिखने में इतना सा है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है। ओके, क्योंकि क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य भी हमारा है, तो उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ देखा जाएगा तो वो भी ऑब्वियसली उसी के हिसाब से ही रहेगा, बड़ा सा ही रहेगा। तो हमको जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है उस पर बहुत अच्छे से तगड़ा फोकस रखना है, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। हम यहाँ पे उसके लिए स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, एक भी चीज छूटेगी नहीं आपकी। फिर हम आते हैं हमारे पेपर 2 पर। ओके, और पार्ट 2 पर, जिस पर 110 क्वेश्चन है, और ये है हमारा सब्जेक्ट जियोलॉजी। ओके, तो पहले में थे 40 क्वेश्चन, अब आएंगे 110 क्वेश्चन, मतलब करीब करीब 4 गुना। ओके, जिसमें इन्होंने बहुत सारे यूनिट्स में सिलेबस को डिवाइड किया है। यूनिट 1 में फिजिकल, स्ट्रक्चरल एंड टेक्टोनिक्स है। यूनिट 2 में रिमोट सेंसिंग, जियोमॉर्फोलॉजी। यूनिट 3 में सेडिमेंट्री, 4 में मिनरोलॉजी, 5 में जियोकेमिस्ट्री, 6 में इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, 7 में पैलियोन्टोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी, 8 में ओर जियोलॉजी एंड फ्योर जियोलॉजी, 9th में मिनरल एक्सप्लोरेशन, 10th में माइनिंग एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, 11th में हाइड्रोजियोलॉजी एंड लास्टली 12th में एनवायरमेंटल जियोलॉजी। ओके, सो पहले ही आपने सिलेबस, ज्यादातर लोगों ने शायद पहले देखा ही होगा, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो सिलेबस बना है वो किसी टिपिकल स्टेट लेवल एग्जाम के हिसाब से नहीं है। ओके, ज्यादातर जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं उसका सिलेबस रिलेटिवली बहुत छोटा होता है, ज्यादातर स्टेट जियोलॉजी पे फोकस रहता है। ओके, बट RPSC का सिलेबस ऐसा नहीं है, ये UPSC से ही इंस्पायर्ड सिलेबस है। ओके, एंड भयानक डिटेल्ड है। ओके, कई सारी ऐसी चीजें जो UPSC के सिलेबस में भी नहीं है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि पार्ट 2 क्या क्या रहेगा, उसमें हमारा फोकस कैसे रहेगा। ओके, तो पार्ट 2 का यूनिट 1, फिजिकल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स। ओके, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो बेसिकली इन्होंने एक प्लानिटरी जियोलॉजी का दे दिया है। अर्थ का शेप, साइज, ओरिजिन, इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, मेटियोराइट्स, इम्पैक्ट क्रेटर्स, इसके बारे में दिया। सेकेंड जो पार्ट है उसमें है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ओके, जिसमें रॉक डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन थियरी आएगी। ओके, स्ट्रेन एलिप्स, एलिप्सॉइड्स आएंगे, उनका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आएगा। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का कंप्लीट एस्पेक्ट आएगा, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड मैकेनिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ फोल्ड्स। ओके, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स में कैसे उनका नॉमेनक्लेचर होता है, क्रॉस कट रिलेशनशिप, ओरिजिन, टाइप्स एटसेट्रा, कॉजेस, डायनामिक, आउटक्रॉप पैटर्न, ये सब आएगा। उसी से रिलेटेड जो ओवर थ्रस्ट एंड नैप्स है वो आपके पास आएगा। ऑब्वियसली इसमें मोबाइल बेल्ट्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज राजस्थान की जियोलॉजी पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाली कोई चीज है तो वो है हमारा अरावली दिल्ली मोबाइल बेल्ट। ओके, लास्टली बाकी सारे प्लेनर एंड लीनियर फैब्रिक्स, उनका ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस। लास्ट जो पार्ट है यूनिट 1 का, समझ लीजिए अब एक यूनिट की बात कर रही है, यूनिट में ही इन्होंने सब डिविजन दिया है। ठीक है, यूनिट 3 जो है वो बेसिकली आपके टेक्टोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स,
फॉर्मेशन ऑफ ओरोजेनिक बेल्ट, जैसे मैंने बोला कि राजस्थान की जियोलॉजी में फोल्ड बेल्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए फोल्ड बेल्ट पे फुल ऑन फोकस है, फुल ऑन। इसके लिए हमको कोलिजनल टेक्टोनिक्स एकदम दम लगा के पढ़ना पड़ेगा, एकदम दिल से पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी ऑफ ओरोजेनिक बेल्ट, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रूट, ये पार्ट यूपीएससी के सिलेबस में भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको प्रिपरेशन किस लेवल का करना है। सर बुक्स वगैरह इसमें सर हाँ 4-5 हाँ हाँ, बुक्स एंड में करके आएंगे। साथ में। हाँ हाँ, एंड में मैंने उसका बुक्स का भी पूरा कवर किया है। लास्ट में देखिए, हम्म। हिमालयन बेल्ट, एपलेशियन कैलिडोनियन बेल्ट, एंडीज, नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरियन बेल्ट, इन सब के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है, जो कि यूपीएससी में हमारे नहीं है। ओके, तो समझ लीजिए कि यूपीएससी से भी बड़ा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करना है। आरपीएससी यूनिट का उससे बड़ा सर सिलेबस दिया इन्होंने। एकदम, मैं तो कहूँगा 1.5 से 2 गुना बड़ा है, उतना ही मेहनत सर दिया गया मतलब है। कि अगर राजस्थान के बच्चे अगर ये आरपीएससी का सिलेबस अगर ढंग से पढ़ लिया ना, तो जीएसआई आराम से निकाल पाएंगे। मजाक नहीं आप कर रहे, सारे इंडिया के सारे एग्जाम निकाल पाओगे अगर आरपीएससी का सिलेबस अगर ढंग से पढ़ लिया तो आपने। एकदम इजीली सर, बहुत, क्योंकि बहुत भयानक बिल्कुल। बुक है। मैं 2-3 सालों से जीएसआई वालों को मेंस का हैंडल कर रहा हूँ, तो आरपीएससी का मुझसे उसका बड़ा लगा है सिलेबस। अब आप समझ हाँ जाओ कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है ना। अगर इसको आरपीएससी सिलेबस पढ़ लिया तो आपको यूपीएससी आराम से निकलेगा। एकदम। यस सर, यस सर। अब यूनिट 2 जो है मेरा, वो है रिमोट सेंसिंग इन जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, तो पहला पार्ट जो है इसका, वो है रिमोट सेंसिंग पर। अब इन्होंने रिमोट सेंसिंग का देखिए कितना दिमागदार सिलेबस बनाया। पहले तो दे दिया रिमोट सेंसिंग के बेसिक्स, ठीक है, रीजन्स बता दिए। डायरेक्टली ये आ गया सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग पे। इन्होंने लैंड सैट, सी सैट, स्पॉट, आईआरएस, कार्टोसैट, रिसोर्स सैट, ओशन सैट, कुछ नहीं छोड़ा। एलिमेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड एनहांसमेंट मेथड बोल के कंप्लीट इमेज, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इसमें इन्होंने डाल दिया है। इन्होंने एरियल फोटोग्राफ भी नहीं छोड़ा है। टाइप, स्केल, पैरालैक्स एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सब कुछ इसमें अल्टीमेटली दे ही दिया। ठीक है, टाइप्स बोलने से सर इसमें सारा पार्ट आ गया जी। सर ये जितने भी टॉपिक है इनको हर एक अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा सर। मतलब एक हर बुक एक में के लिए ये सारा अलग है, हाँ कंटेंट नहीं मिलेगा सर। एग्जैक्टली exactly। और मतलब इन कुछ सब बुक में आपको 2 टॉपिक मिल जाएंगे, किसी में ये 2 टॉपिक मिलेंगे, किसी में एक स्पेसिफिक बस मिलेगा, जैसे फोटोग्रामेट्री शायद ही किसी बुक में मिले, है ना। सर पर सर आपके नोट्स होंगे वो तो सब एक जगह इकट्ठे होके मिल जाएंगे ना। हाँ, उसको ऑब्वियसली मैं सबको कंपाइल करके, मतलब पूरा यूनिट वाइज तो या सर इन subject इन wise। इन तो सर इन बच्चों को अलग अलग जगह पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका एक जगह से ही मिल जाएगा। ये सर हाँ ये डार्सी ऑब्वियसली, क्लासेस का रिकॉर्ड रहा है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सब एक यस जगह सर। कंपाइल करके रहेगा। मतलब अभी मैं एंड में बताऊंगा कुछ रेफरेंस बुक्स के बारे में, बट अल्टीमेटली यस हम लोग तो कराएंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ कंपाइल करके एक जगह ला करके देंगे, है ना। अब इसका जो यस सर। हमारा पार्ट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में भी इन्होंने सब कुछ डाला हुआ है। ओके, अब देखिए कितने होशियार लोग हैं, इन्होंने रिवर, विंड, ग्लेशियर ये सब नहीं बोला, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टिंग लैंडफॉर्म, बस। अब इसमें दुनिया का सारी प्रोसेसेस आ गई, जो भी चीज अर्थ को, शेप को मॉडिफाई करती है, दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो बस इसमें सब कुछ आ गया। अब इसमें जियोडेसी भी बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व हो गया है। ओके, सो जियोमॉर्फोलॉजी भी बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है। टेरेन इवोल्यूशन डाला हुआ है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस। अब समझ जाइए इसका मतलब, ये तो ये यूपीएससी में भी नहीं पूछता है। ओके, लास्ट में इन्होंने जो ताबूत में आखिरी कील होती है वो भी डाल दी है, जीआईएस भी पूछ लिया है। ओके, जिसकी वजह से जीआईएस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, फिर आता है हमारा सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, जिसका सिलेबस आप देख सकते हैं बहुत बड़ा दिया है। इसमें इन्होंने सब कुछ किया है, इसमें सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी एंड सेडिमेंटोलॉजी दोनों एस्पेक्ट से इन्होंने पूछा हुआ है। ओके, देखिए अर्थ सरफेस पे होने वाली प्रोसेसेस के बारे में इन्होंने पूछ लिया, टेक्सचरल एलिमेंट्स के बारे में पूछ लिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन पूछ लिया, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स, एनवायरनमेंट, फिशेस पूछ लिया, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कर दिया। उसके बाद में इन्होंने इवेपोराइट्स, नॉन क्लास्टिक भी नहीं छोड़ा, सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी एंड बेसिन एनालिसिस भी लिया है। तो आप समझिए कि इसमें बीएससी और एमएससी का पूरा सिलेबस है। ठीक है, एक अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। मिनरोलॉजी ऑब्वियसली एज आई सेड कि इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टमैटिक या डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी एंड ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। ओके, तो ये हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे आगे के सब्जेक्ट्स आएंगे। यूनिट 5 में जियोकेमिस्ट्री है, जिसमें इन्होंने
केवल थियोरेटिकल नहीं दिया, इन्होंने एप्लीकेटिव पार्ट भी दे दिया। इसमें इन्होंने सारी एनालिटिकल मेथड्स के बारे में पूछना है, जिसमें इन्होंने एएस हो गया, आईसीपीएमएस, एक्सआरएफ, एक्सआरडी, टीएम, ईपीएमए, टिम्स, कुछ भी नहीं छोड़ा है। सब कुछ इसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। एक जियोलॉजिस्ट को ये सब नहीं आएगा तो वो एक अच्छा जियोलॉजिस्ट कभी भी नहीं होगा। एक थियोरेटिकल जियोलॉजिस्ट एक प्रैक्टिकल जियोलॉजिस्ट के सामने कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर सकता है। ओके, इसमें भी देखिए एक टिपिकल कॉस्मिक जियोकेमिस्ट्री भी दिया हुआ है, थर्मोडायनामिक्स भी दिया हुआ है, एंड स्टेबल अपना रेडियो एक्टिव जियोलॉजी भी दे दिया है। ठीक है, स्टेबल आइसोटोप जियोलॉजी भी, जियोकेमिस्ट्री भी दिया हुआ है। ओके, स्टेबल आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री भी दिया है, और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो जो पॉसिबल है वो सब दिया है। ओके, डेटिंग का वगैरह पूरा डिटेल्ड पार्ट्स है। ओके, सो हमें जियोकेमिस्ट्री पे एक स्पेसिफिक फोकस रखना पड़ेगा, इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट आता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, जिसमें 2 पार्ट है, इग्नियस का एंड मेटामॉर्फिक का। अगेन कंप्लीटली डिटेल्ड है, सारा टाइप्स का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मैग्मा प्रोसेसेस, क्लासिफिकेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल एंड कंपोजिशनल प्लॉट्स, बाइनरी, यूनिकॉम्पोनेंट, बाइकॉम्पोनेंट एंड टर्नरी सिस्टम्स, एंड लास्टली पेट्रोजेनेसिस, ये सब इसमें आया हुआ है। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में भी अगेन सब कुछ है, कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हम इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिकली बना हुआ है एमएससी के सिलेबस के बेसिस पे। सो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। चार्नोकाइट प्रॉब्लम, ये आप देखिएगा यूपीएससी के सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है, बट इसमें है। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी अगेन आपको दिखाते, देखिए फॉसिल्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैलेंटोलॉजी दे दिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ दे दिया। इसके बाद में इन्वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी में देखिए कोरल, एक्टिनोइड, पेलिसिपोड, सेफेलोपोड, गैस्ट्रोपोड, ब्रैचियोपोड, ट्राइलोबाइट, ग्रैप्टोलाइट्स। ओके, देन अप्लाइड माइक्रोपैलियोंटोलॉजी एक सब्जेक्ट करके दे दिया, जिसमें फोरम्स, ऑस्ट्राकोड एंड कोनोडोंट्स आ गए। इंट्रोडक्टरी पैलिनोलॉजी माने फॉसिल स्पोर्स का भी स्टडी आ गया। गोंडवाना प्लांट्स माने पैलियोबॉटनी भी आ गया। वर्टिब्रेट्स ऑफ शिवालिक स्पेसिफिक केस का आ गया। एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, एलिफेंट एंड हॉर्स माने इक्वस, एलिफस एंड होमो, ये सब दे दिया। तो देखिए पैलेंटोलॉजी में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सेम स्टेटिग्राफी में भी इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब अगेन थोड़ा स्मार्टली, प्रोटेरोजोइक मोबाइल बेल्ट, पुरानास, आर्कियन क्रोटोनिक न्यूक्लाई भी पूछ लिए, एंड लास्टली फाइनेरोजोइक स्ट्रेटिग्राफी बोल करके इंडिया का सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया। अगर एटलीस्ट केवल राजस्थान का करते तो इजी पड़ता, बट अब इसमें यूपीएससी के लेवल का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यूनिट 8 बहुत ही लेंदी है, बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाला है ये, क्योंकि इसमें है ओवर एंड फ्यूअल जियोलॉजी। ओके, जिसमें ओवर उनके टाइप्स, टेक्सचर, क्लासिफिकेशन है। ओके, एक्सपेरिमेंटल या जिसको हम एनालिटिकल ओवर जियोलॉजी कहते हैं। ओके, जियो थर्मोमेट्री एंड जियोबैरोमेट्री इन ओवर जियोलॉजी, फ्लूइड इंक्लूजन्स आ गए। देन ऑब्वियसली पूरी ओवर फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में इसमें पूछा जाएगा आपको। ओके, गोसांस, ओके, एंड मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया, जिसमें ऑब्वियसली आपको सारे तो करने ही है, बट राजस्थान के जो डिपॉजिट्स है उस पर आपको स्पेसिफिक ज्यादा फोकस करना है। जो हमारा सिलेबस में हम लोगों का टीचिंग में इसका क्लियर ध्यान रहेगा कि राजस्थान के जियोलॉजिक डिपॉजिट्स पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। बाकी इंडिया के तो यस हम सब सर, कर। ये ओके, यस सर, ये पूरा आरपीएससी पैटर्न के अनुसार ही सर पूरा ये अपना सिलेबस चलेगा। और चलेगा, हाँ। जीएसआई का पैटर्न पूरा अलग है, और आरपीएससी का पैटर्न पूरा अलग है। जो ये आपका कोर्स है वो पूरा आरपीएससी पैटर्न का हिसाब से, और जो आपके टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट बनाया हुआ है उसके अंदर रोजाना क्विज आते हैं, वो भी आरपीएससी पैटर्न पर आपके वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। ध्यान रखना इस बात का, यूपीएससी का अलग पैटर्न होता है और आरपीएससी का अलग है। इतने सालों को जो प्रीवियस पेपर उठा के देखे हैं वो सबको देखा गया है ना। ठीक है सर। अब यूनिट 8 का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा कोल जियोलॉजी। अगेन यूपीएससी में जितना सिलेबस है कोल का, उतना ही इसमें भी दिया हुआ है। कोल के लिथोटाइप, माइक्रोलिथोटाइप्स, ओके, ये सब इसमें आएगा। फिर पेट्रोलियम जियोलॉजी आएगा, बिकॉज राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन्स तो है ही, है ना। उसके हिसाब से पेट्रोलियम पे भी आपको अच्छा खासा फोकस करना है। ऑयल बियरिंग बेसिन्स ऑफ इंडिया, प्रोडक्टिव ऑयल फील्ड्स एंड जियोलॉजी ऑफ दोज इन इंडिया। तो इसमें भी अगेन पूरा ही पेट्रोलियम जियोलॉजी आपको करना है, थोड़ा मोड़ा करके होने से नहीं चलेगा। ठीक है, इतने में ये सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, इसमें इन्होंने एटॉमिक फ्यूल्स भी डाल दिए। ओके, इंडिया में उसके एस्पेक्ट्स क्या है वो भी आ गया।
इंडस्ट्रियल मिनरल्स जिसमें रिफ्रैक्टरी, एब्रेसिव, सिरेमिक, ग्लास, फर्टिलाइजर, पेंट एंड पिगमेंट मिनरल्स हो वो भी ले लिया है। सीमेंट मटेरियल भी इसमें ले लिया है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका, एस्बेस्टॉस, पायराइट्स, बेराइट्स, जिप्सम, बेंटोनाइट, गार्नेट, कोरंडम, काइनाइट, सिलिमेनाइट, ग्राफाइट, टैल्क, फ्लोराइड, बेरिल, जिरकन एंड रॉक फॉस्फेट इन इंडिया। ओके, इन इंडिया, नॉट इन राजस्थान। ओके, तो हमें सब कुछ पढ़ना है। ओके, देन आता है हमारा यूनिट 9 दैट इज एक्सप्लोरेशन, जिसमें बहुत डिटेल्ड सिलेबस इसमें है एक्सप्लोरेशन के कॉन्सेप्ट्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इन्होंने दिया है जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, जिसमें सबसे पहला इन्होंने दिया है ग्रेविटी, देन मैग्नेटिज्म, देन रेजिस्टिविटी सर्वेस माने इलेक्ट्रिकल, एरोमैग्नेटिक, ओके, साइस्मिक। ओके, जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन का भी पार्ट है जिसमें पेडोजियोकेमिकल, लिथो, जियो, हाइड्रोजियोकेमिकल एंड उसके एस्पेक्ट्स है। ड्रिलिंग के टाइप्स, ओके, एंड ड्रिलिंग से रिलेटेड चीजें, सैम्पलिंग की मेथड्स, ओके, उनका इंपॉर्टेंस, लास्टली ओवर रिजर्व एस्टिमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये सारा पार्ट इन्होंने इस सिलेबस में इन्वॉल्व किया है। ठीक है, यूनिट 10 जो है दैट इज डेडिकेटेड इन 2 वेज, एक तो है माइनिंग जियोलॉजी, एक है इंजीन जियोलॉजी। ओके, माइनिंग जियोलॉजी थोड़ा सा बेसिक दिया है ऑब्वियसली। ओके, टाइप्स ऑफ माइनिंग दिया है, माइन हजार्ड्स के बारे में पूछा है। देन इंजीन जियोलॉजी अच्छा खासा डिटेल्ड में है, जिसमें रॉक मास क्लासिफिकेशन तो है ही। ओके, देन डैम्स, टनल्स, मास मूवमेंट, अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक साइस्मिसिटी, ओके, इसके बारे में अच्छा खासा डिटेल्ड फोकस रहा है। ओके, देन हाइड्रोजियोलॉजी, CGWB का हाइड्रो का जितना सिलेबस रहता है इन्होंने भी ऑलमोस्ट उतना ही करके रखा हो, कोई पार्ट नहीं छोड़ा है। ओके, अब ऑब्वियसली हम लोग डार्सी क्लासेस से है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजियोलॉजी आपका ऐसा कराएंगे कि आप CGWB के एग्जाम भी एकदम मजाक में निकाल सके। लास्ट बिल्कुल में सर, यहाँ पर हाइड्रोजिलिस्ट डार्सी क्लासेस से लगे हुए वो भी सर ऐड है, वो भी सर देख रहे हैं आपके साथ ये कोर्स। ये वाह, हेमराज साहू जो है सर, आप इनका सर इंटरव्यू लिए थे। हाँ, Yes, सर। ओके लास्ट है सर। हमारा यूनिट 12 एनवायरमेंटल जियोलॉजी। ओके, इसमें एनवायरमेंटल जियोलॉजी के जो जो एस्पेक्ट यूपीएससी पूछता है सेम ही है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, यह है हमारा यूपीएससी आरपीएससी का पार्ट बी। ओके, पार्ट बी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। ओके, ढाई ढाई घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। पार्ट ए से आपको देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे। ओके, एंड पार्ट बी से हमारा 110 क्वेश्चन आएंगे। सो टोटल 150 क्वेश्चन एंड 2.5 आवर्स। ओके, सो समझ लीजिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन है। ओके, इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, टाइम बहुत कम है एंड बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके लिए हमारा प्रिपरेशन अच्छा चाहिए। ओके, अब इस सिलेबस को कवर करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगेगा एंड बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से काम होगा, एक किसी बुक से आपका सारा पार्ट नहीं होगा। ओके, ये शायद किसी और स्टेट के एग्जाम के लिए बांगर वगैरह से काम हो भी जाए, बट ये सिलेबस के साथ आरपीएस से निकलना मुश्किल है। ओके, अब जैसे फंडामेंटल जो हमारा जियोलॉजी है, फिजिकल जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, उसके लिए श्रीपद जैन का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, केसी कोंडी का प्लेट टेक्टोनिक्स, सविंद्र सिंह का जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, देन रिमोट सेंसिंग के लिए कैनेडियन पब्लिकेशंस का फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, रिपिंग लू का सर जियोडेट, रवि गुप्ता का सर रिमोट जियोलॉजी। हाँ जी, सर हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 4-4 बुक है ना, मतलब देखेंगे हम कवर होगा टॉपिक वाइज उनसे जैसे देखेंगे तो एक हर सब्जेक्ट के टॉपिक लिए वाइज। हाँ 4 बुक 5 बुक किसी में लगेगा, किसी में 2 भी लगेगा, है ना, किसी में 5 भी लगेगा। रिमोट सेंसिंग वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि किसी में कोई चीज अच्छे से है, किसी में कोई चीज नहीं है ना। लेकिन सर आप ये सारा एक जगह करा दोगे सर? हाँ ऑब्वियसली मैं तो करूंगा, तो ऑब्वियसली जिसमें का मतलब जिस किसी बुक में जो सबसे अच्छे से होगा वहां से कंपाइल करके एक जगह पे लाया जाएगा। यस सर। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए आपको ऑब्वियसली मेजर पार्ट आपका हाकोन फॉसन से कवर होगा। एनालिटिकल जो पार्ट है वो एस के घोष, ओके, उससे होगा। बाकी जॉन रैमसे के 3 वॉल्यूम से, तीनों वॉल्यूम का आपको जरूरत पड़ेगा। कई लोगों ने ये डेविड पोलार्ड एंड रेमंड फ्लेचर का बुक फॉलो नहीं किया है, अब एक बार रेकमेंड करूँ, एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा क्वालिटी का इसमें आपको एजुकेशन मिलता है। ओके, मेरे मैक्सिमम नोट्स स्ट्रक्चरल के हाकोन फॉसन एंड डेविड पोलार्ड से ही होते हैं।
सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के लिए ऑब्वियसली आपको गैरी निकोल, सैम्बॉक जूनियर दोनों लगेगा, कई जगह पे सुप्रियो सेनगुप्ता भी लगेगा आपको। ओके, तो एंड टेक्सचरल पार्ट जब आएगा तो एफजे पेटिजॉन का जरूरत आपको पड़ेगा। पैलियोंटोलॉजी के लिए मोस्टली डोनाल्ड प्रोथेरो हमारा एक बेसिक लीडर रहेगा। ओके, वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी के लिए बुक अलग लगेगा बिकॉज प्रोथेरो में वो पार्ट इतना अच्छे से नहीं दिया है। ओके, इनवर्टेब्रेट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हमारे लेवल के लिए पढ़ना है तो श्रीपद जैन का फंडामेंटल्स ऑफ इनवर्टेब्रेट पैलियोंटोलॉजी मैक्रोफॉसिल्स हमें करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेटिग्राफी के लिए द मेकिंग ऑफ इंडिया बाय के.एस. वाल्दिया, क्रेटॉन्स एंड फोल्ड बेल्ट्स ऑफ इंडिया बाय राम शर्मा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। एंड ऑब्वियसली जियोलॉजी ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 1 एंड 2 ये हमारे गाइडिंग पेसेस रहेंगे। ओके, मिनरोलॉजी अगेन एज आई सेड अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक लगेगा, जैसा डिस्क्रिप्टिव है क्लासिकल मिनरोलॉजी तो उसके लिए पर्किंस लगेगा, डियर हार्वे ज़ुसमैन का रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स लगेगा। क्रिस्टलोग्राफी के लिए तो ज़्यादातर तो मेरे नोट से आपका काम हो जाएगा, बट अगर बुक पढ़ना है तो डोनाल्ड सैंड्स का पढ़ सकते हैं, हार्मन मॉर्गन सिंबल उसमें नहीं मिलेगा, उसके लिए अल्टीमेटली डेक्स्टर पर्किंस आना पड़ेगा। पीएफ विलियम नेसे एंड पीएफ केयर का ऑप्टिकल मिनरोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जियोकेमिस्ट्री एंड आइसोटोप जियोलॉजी में बहुत सारे आपको ऑप्शंस हैं। ओके, बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज सिलेबस बहुत आपने जैसे देखा होगा जियोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस दिया है, तो स्टेबल आइसोटोप के लिए अलग लगेगा, आइसोटोप के लिए अलग लगेगा, और एलिमेंटल जियोकेमिस्ट्री के लिए अलग लगेगा। और जो हमारा एनालिटिकल पार्ट है, ओके एनालिटिकल पार्ट, आई विल जस्ट टेक यू बैक टू द सेम पार्ट अगेन। ओके, इसमें जो एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर्स है, डिफ्रैक्टोमीटर्स है, ईपीएमए है, टेम है, सेम है, इन सब के लिए आपको टोटली अलग बुक्स का सेट लगेगा, ये किसी भी इन सारी बुक्स में कवर नहीं होता है। ओके, तो वो हम करेंगे, उसके लिए स्पेसिफिक मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इग्नियस पेट्रोलॉजी के लिए हमें जैसे पता है विंटर हो गया, रोनाल्ड फ्रॉस्ट एंड कैरल फ्रॉस्ट, एमजी बेस्ट, ओके ये लगेंगे। एंड मिहिर बोस का बुक आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरा जो बाइनरी वगैरह होता है वो मैं इग्नियस पेट्रोलॉजी बाय मिहिर के बोस ही फॉलो करता हूँ। Same set of books will be followed along with the addition of Bruce Yardley for metamorphic petrology as well. Geodynamics बहुत important topic है, श्रीपद जैन, plate tectonics by केसी कोंडी एंड global tectonics by केरी कैलिप्स एंड वाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत बेसिक है, कई लोगों का ये वीक होता है। ओके, इकोनॉमिक जियोलॉजी कहने के लिए 3 बुक्स का मैंने फोटो डाला हुआ है, 3 बुक्स में कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कम से कम 8-10 बुक्स लगेंगे, क्योंकि जिस टाइप की ओवर फॉर्मिंग प्रोसेसेस को पूछा जाता है वो एक किसी भी बुक में नहीं है। ओके, इसके लिए आपको बहुत सारी और बुक्स लगेगी। वॉल्टर पोल से मेजर बेसिक्स हो जाएंगे, लॉरेंस रॉब से प्रोसेसेस में जो हाइड्रोथर्मल के जो डिटेल्स है वो सारे कवर हम कर सकते हैं। एंथनी इवन से जो ओवर के जो मिनरल पार्ट, मिनरोलॉजी पार्ट हो गया, इंडस्ट्रियल मिनरल्स जो है उसके लिए आपको एंथनी इवंस लगेगा। ओके, बेटमन क्लासिफिकेशन के रिलेटेड जो बेसिक थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक जियोलॉजी है उसके लिए आपको जिनसन एंड बेटमन का ये इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट्स फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है इंडियन मिनरल डिपॉजिट्स वाला पार्ट, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, जिसके लिए आपको जीएसआई का एक वॉल्यूम है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इसमें से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे तो रिसर्च पेपर से लेना पड़ता है। उमेश्वर प्रसाद नाम के लिए डाला हुआ है, उतना आप फॉलो करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड बुक है। एसके हल्दर का मिनरल एक्सप्लोरेशन आप फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट के लिए अलग बुक्स लगेंगे, बट मिनरल इकोनॉमिक्स का इतना फोकस नहीं है तो स्किप किया जा सकता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए फिलिप कैरी, ब्रूक्स एंड इयान हिल फॉलो करना पड़ेगा टोटली। मैं पूरा इसी में से कवर करने वाला हूँ एंड बता सकता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा जियोफिजिक्स में, क्योंकि दिस इज एन एक्सेलेंट बुक, एक्सेलेंट, दिस इज एक्सेलेंट एडिशन टू साइंसेस आई वुड से। ओके, बाकी सारे पार्ट के लिए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एसके हल्दर से आप कवर कर सकते हैं, मून वॉटली एंड इवंस से भी अच्छा खासा पार्ट आपका हो जाएगा। फ्यूल जियोलॉजी पार्ट जब आएगा तो पेट्रोलियम के लिए अलग लगेगा, कोल के लिए अलग लगेगा, एंड एटॉमिक मिनरल्स के लिए टोटली अलग बुक लगेगा। ओके, इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए रॉकमास क्लासिफिकेशन के लिए सिंह एंड गोयल से अच्छा बुक नहीं है। ओके, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए वगैरह अगर हम देखेंगे तो वासुदेव भट्टा का भी एक बुक है, सुबिनोय रॉय का एक बुक है। ओके, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एनवायरमेंटल जियोलॉजी बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ये तो जनरल जियोलॉजी, ये तो जनरल नॉलेज का पार्ट है, नहीं है, बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जियोलॉजी का। तो इसके लिए
काला मॉन्टगोमेरी को मैं जनरली फॉलो करता हूँ, कुछ कुछ पार्ट जो है उसके लिए जेम्स रैशर्ड। ओके, हाइड्रोजियोलॉजी डीके टॉड, इट्स अ बाइबल फॉर हाइड्रोजियोलॉजी। कुछ पार्ट जो रहेगा एनालिटिकल पार्ट CW फेटर से भी आएगा। ओके, सो आज के क्लास में हमने देखा कि क्या है सिलेबस, उसका रीच क्या है, उसका डेप्थ क्या है एंड उसका नीड क्या है, वो क्या मांगता है आपसे। ओके, ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, परसिस्टेंस, मतलब लगे रहना है। ओके, हार नहीं माननी है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, कंटिन्यू करना है। दूसरा चाहिए कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं। कांस्टेंट इवैल्यूएशन, रेगुलर टेस्ट होता है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलरली अपने आप को जांचना पड़ेगा कि आपका पढ़ाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप बस पढ़ते जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली उसको आगे कभी रख नहीं पा रहे हैं। ओके, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम देने आना चाहिए, जिसके लिए आपको टेस्ट्स का रेगुलर आदत चाहिए। बहुत वाइड रीडिंग चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस जितना बड़ा है क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है। ओके, लर्न नॉट जस्ट रीड, केवल पढ़िए मत, समझिए चीजों को। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने खुद के नोट्स लिखिए। जितना आप खुद से लिखेंगे उतना आप उस चीज को जानेंगे। ओके, ये है हमारा यस सर। आरपीएससी का मॉड्यूल। ओके, आगे थोड़ा सा जीतेश सर आपको इस स्पेसिफिक बैच के अगर बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा, और यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। डार्सी के बारे में बताएंगे। ऑब्वियसली आप सब लोग डार्सी क्लासेस को हम्म बहुत अच्छे से जानते ही है। ओके हम्म हम्म, हम्म। जी आप सर। सभी को मैं ये बता रहा हूँ, आप सभी आरपीएससी का फॉर्म फिल कर देना। अब जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक फोटो आप जब लगा रहे हो तो उसके नीचे डेट डेट जरूर मेंशन कर देना, ठीक है? डेट जरूर मेंशन कर देना, इस बात का भूलना मत एसएससी आईडी में जाके, ठीक है ना? अगर किसी ने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, वापस करेक्शन डेट आएगी तो। और दूसरी बात ये है, आप ये जो आपका ये कोर्स चल रहा है, आपका ये जैसे मतलब जैसे मिनरोलॉजी चल रहा है तो डेली मिनरोलॉजी टेस्ट होगा, ठीक है ना? इसके बाद में आपके जैसे ही ये यूनिट खत्म होगा तो आप वापस ऐप के अंदर वापस आपका टेस्ट होगा, डिटेल सॉल्यूशन आपके जैसे ही मतलब ये सब्जेक्ट, ये हमारे क्या सर ने भी निकले हैं सर, ये रिजल्ट है ये आरपीएससी का। लास्ट टाइम एग्जाम से 2 महीने पहले हमने मतलब कि एक डार्सी क्लासेस को स्टार्ट किया था। हमारे पास 50 बच्चे थे, 50 में से ये 23 बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है, ये 23 बच्चे। और इस बार मैंने आरपीएससी के जो डार्सी क्लासेस ने आरपीएससी का जो कोर्स लॉन्च किया है, एक ही महीने में 45 बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है डार्सी क्लासेस कोर्स, एक ही महीने में। और ये लगभग 100 तक संख्या जाएगी, 100 तक ये सीट को रखेंगे। और आप इस बात के घबराना मत के मतलब 32 ही सीट है, ठीक है? हम बाकी बच्चों को हम जीएसआई में भेज देंगे या कहीं और जॉब में भेज देंगे, ये डार्सी क्लासेस का ये रिकॉर्ड रहा है। जिन्होंने मतलब डार्सी क्लासेस ज्वाइन किया है उसने कुछ सीखा ही है और यहाँ से जॉब लेके ही गए हैं बच्चे। ऑल राजस्थान रैंक 1 डार्सी क्लासेस से है। और हमने 2023 में मतलब कि भारत की सारी मतलब कि भारत में 81 बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है यूपीएससी ग्रुप ए और ग्रुप बी में, मतलब कि टोटल बेस से प्री मेंस इंटरव्यू मिला के 81 बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है। और ये 23 बच्चे आपके सामने ही हैं आरपीएससी के। और मैं चाह रहा हूं कि इस पेम्पलेट में आपकी फोटो हो, है ना? मैं चाह रहा हूं कि इस पेम्पलेट में आपकी फोटो हो, ठीक है? तो आप मेरे साथ आप जुड़े रहे बराबर 1 साल तक। आप आरपीएससी के ज्यूरिस्ट बन के ही निकलेंगे। आप ये सोच के आओ कि मतलब आरपीएस ज्यूरिस्ट बनना ही है, तो आप मेरे साथ 1 साल तक जुड़े रहो और सब कुछ बढ़िया होगा शानदार तरीके से। और टोटल 10 फैकल्टी है, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, सभी ग्रुप एक गजेटेड ऑफिसर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं सारे गजेटेड ऑफिसर हैं। और मतलब जो भी कुछ सोर्स से बुक्स वगैरह का कुछ लिया जाएगा तो हमारे रेस्पेक्टेड एम के पंडित सर, अग्रवाल सर, जागड़ सर, इनके गाइडेंस से ही हम चलेंगे, प्रफुल्ल सर वगैरह हम सभी, है ना? तो ये चीज है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। और ये क्लास अब सर अभी अभी ये बच्चे भी अभी हेमराज साहू वगैरह ये अभी आपकी सर क्लास में एड ही है अभी तुरंत। अच्छा। कुणाल, हाँ सर, हाँ सर, ये आशीष श्रीवास्तव, ये सारे सर मतलब कई टीए लगे हैं, वो सारे सर जियोलिस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें से। तो ऐसा है सर, तो सभी तैयार रहना है ना। और बहुत शानदार तरीके से आपका ये कोर्स करवाया जाएगा और डार्सी क्लासेस से कहीं बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है? सभी सब्जेक्ट एज पर टोटल 10 फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। हम जीएसआई में ग्रुप ए में सिलेक्शन देते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 पिछले साल भी अपना था, इस साल भी अपना है, ऑल इंडिया रैंक 1 जीएसआई में, ठीक है? ऑल राजस्थान रैंक 1 भी डार्सी क्लासेस से है। तो आप निश्चिंत रहो, आप ज्वाइन करो डार्सी क्लासेस बेफिक्र होके और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा।
और जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे आप चलते रहना पूरे साल भर तक, सब काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, करवाने वाले हम हैं। वो हमें पता आपको मेहनत कैसे करवानी है, वो हमें आता है अब मेहनत कैसे करवाई जाती है। मेरी नजर सभी स्टूडेंट पर रहती है, वो मेहनत करवाना हमें आता है। ठीक है ना? यस सर। सर बहुत शानदार पीपीटी बनाए सर, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। मतलब आप सर महाराष्ट्र के सर आईआईटी बॉम्बे से, सर राजस्थान जीके को सर आपने गजब सर आपने पीपीटी बनाई। मुझे बहुत खुशी हुई सर, आपने पंच पीरों के सर आपने वो लिए थे, जिनको हम हमारे आराध्य आराध्य देव है सर, रामदेव जी वगैरह, इन सभी को हाँ सर आपने लिया है, आराध्य देव हमारे सर वो वही, वो तो पीपीटी में बाबू है जी। तो बिल्कुल मतलब सर, बहुत मुझे कम को मुझे मैं मुझे इन्वॉल्व कर पाया, इतना ऑप्शन है मतलब भाई। यही है कि पढ़ने वालों को भी मजा आने वाला है, क्योंकि इतना कुछ कुछ है पढ़ने के लिए, क्या छोड़े क्या पढ़े ऐसा होगा। और बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर। जब इतना वाइड आ हम्म। जाता है तब आपको पढ़ाई ऐसी करनी पड़ती है कि कोई भी चीज उसमें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा आलस आपको एग्जाम में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, आराम से पढ़ना है, लेकिन पूरा दिल लगा के पढ़ना है। और यह है कि सिलेबस में कोई भी चीज छूटेगी नहीं, दैट इज फॉर श्योर। हर चीज अच्छे से होगी, और मेरा मतलब जितना पट मेरे पास आएगा उतना तो फोकस रहेगा कि केवल एग्जाम ही नहीं, उसको आपको ऐसा रेडी करेंगे कि जियोलॉजिस्ट आप तगड़े बनेंगे, है ना? यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब बहुत ही बढ़िया आपने समझाया सर। तो सभी कंटिन्यू रहना, बिल्कुल बेफिक्र रहना, और ये पढ़ाई अच्छे से करना। ठीक है, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, फोन पर मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिलता है। ठीक है ना? बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।